नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं 7 फेरों का बंधन का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। राहुल जैसे ही कमरा खोलता है तो देखता है कि रागिनी अलमारी के पास खड़ी थी और राहुल के कपड़े निकाल रही थी। राहुल थोड़ा गुस्से से बोला, यह क्या कर रही हो तुम? रागिनी राहुल की तरफ बिना देखे कुछ अलमारी से एक शर्ट ले करके पलंग पर रखते हुए, आपकी अलमारी में कपड़े सही कर रही हूं ताकि अपने कपड़े भी इस अलमारी में रख सकूं। राहुल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी छूने की? रागिनी, एक पत्नी को इतना तो हक बनता है कि वह अपने पति का सामान छू सके, तो मैं आपकी पत्नी हूं, इस नाते इतना तो हक है कि आपका सामान छू सकूं। अब आफ्टर ऑल मुझे भी यहीं रहना है, तो अपने कपड़े रखने के लिए मुझे भी एक अलमारी चाहिए ना। राहुल गुस्से से, मेरी अलमारी छूने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कल तुम्हारे लिए नई अलमारी आ जाएगी, समझी तुम? रागिनी, पर तब तक तो इस अलमारी में कपड़े रख सकती हूँ ना। राहुल गुस्से से, क्यों जिद कर रही हो? मैंने कहा ना कल तुम्हारी अलमारी आ जाएगी, रख लेना अपने कपड़े। और हाँ, आइंदा से मेरी अलमारी और मेरे कपड़े छूने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? रागिनी, मन में बहुत गुस्सा है, आपके अंदर भरा हुआ है, इस गुस्से को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्यों नहीं छू सकती मैं आपकी अलमारी और कपड़े? आखिर आपकी पत्नी हूं मैं, बताया ना अभी? पूरा हक बनता है मेरा आप पर और आपके सामान पर। राहुल गुस्से से उसके दोनों बाहों को पकड़ते हुए उसको दीवार से लगा देता है। हक की बात कर रही हो ना तुम? हक तो और भी है, बहुत कुछ बनता है। शादी हो चुकी है हमारी, पत्नी हो तुम, तो और भी बहुत हक है, याद है ना या याद दिला दूं? यह कह करके राहुल उसके ओंठों के पास अपने ओंठ लाने ही वाला होता है कि रागिनी घबरा करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। राहुल उसे गुस्से से देखता है और फिर उसके दोनों हाथ छोड़ करके कमरे से बाहर चला जाता है। राहुल की इस हरकत पर रागिनी के दिल की धड़कन बहुत तेज चलने लगती है। वह बहुत गहरी सांस लेती है। एक पल में क्या से क्या हो गया वह कुछ समझ ही नहीं पाती है, पर इस बात से उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी नीति कमरे में आती है। अरे भाभी, आपने तो पूरा कमरा फैला रखा है। रागिनी, नीति, वह मैं अपने कपड़े अलमारी में सेट कर रही थी। नीति, अच्छा भाभी आप जल्दी से समेट लीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। रागिनी ने कहा, पर आप यहाँ और आपके भैया? नीति, भाभी व भैया को ऑफिस का कुछ काम है तो उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ सो जाऊं। वह मेरे कमरे में सोएंगे क्योंकि यहाँ वह काम करेंगे तो लाइट जलने से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। रागिनी, मन में जानती हूँ कि आपने यह जानबूझ करके किया है, जानबूझ करके आपने काम का बहाना बनाया है, पर कब तक आप हमसे दूर रहेंगे? अगले दिन रागिनी की आंख खुलती है तो वह देखती है घड़ी में 8 बज रहा है। मन में, ओ माय गॉड, आज इतनी देर हो गई। रागिनी अपने कपड़े उठाती है और वॉशरूम में चली जाती है। रागिनी नहा करके जब अपनी मांग में सिंदूर भर रही होती है तो उसे अनायास राहुल की याद आ जाती है। तैयार होने के बाद वो धीरे से नीति के कमरे में जाती है तो देखती है नीति के कमरे में भी कोई नहीं है। रागिनी नीचे जा करके किचन में शिखा के पैर छूती है और कहती है, सॉरी चाची, आज उठने में देर हो गई, रात में नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए। आप बैठिए, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। शिखा, कोई बात नहीं बेटा, चाय मैंने बना ली है, नाश्ता लगा दिया है, तुम भी नाश्ता कर लो और यह नाश्ता अपने पापा और चाचा को सर्व कर दो। रागिनी हाल में जाती है तो पापा और चाचा के पैर छूती है और उन्हें नाश्ता सर्व करती है। उसकी निगाहें कमरे में राहुल को ना पा करके थोड़ी बेचैन होती हैं, पर उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वह पूछे कि राहुल कहाँ है। तभी शिखा आती है और कहती है कि रागिनी, तुम भी नाश्ता कर लो, और नीति कहाँ है? तभी कमरे में नीति आती है। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग बड़े पापा, गुड मॉर्निंग भाभी। शिखा, आओ अब जल्दी नाश्ता करो आ करके। रागिनी, आओ बेटा। रागिनी थोड़ा संकोच करते हुए, चाची वह इन्होंने नाश्ता। तभी
नीति कहती है, अरे हाँ मम्मा, भैया कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं। शिखा, बेटा तुम्हारे भैया आज सुबह जल्दी ही ऑफिस निकल गए, उसकी कोई बहुत जरूरी मीटिंग थी। शिखा की यह बात सुनकर के ना जाने क्यों रागिनी थोड़ा मायूस हो गई। उसका नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन नीति और शिखा के कहने पर उसने थोड़ा सा नाश्ता किया और वह फिर घर के काम में अपने कमरे में चली गई। अभी वह अपना काम सही कर ही रही थी कि तभी नीति उसके कमरे में आई और बोली, भाभी यह अलमारी आई है, इसको कहीं रखवा लें। रागिनी ने जैसे ही अलमारी देखी उसको कल की बात याद आ गई। उसने अपने कमरे में अलमारी रखवा ली और उसमें अपने कपड़े रखने लगी। कपड़े रखते रखते उसने अपना मोबाइल उठाया और उसमें से एक मैसेज भेजा। इधर राहुल जब अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो उसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी तो उसने देखा तो रागिनी का मैसेज था। उसने थैंक यू लिखा था। उसने यह मैसेज देखा तो पहले तो उसके चेहरे पर उसका मैसेज देख करके मुस्कुराहट आई, पर अगले ही पल वह मुस्कुराहट नफरत में बदल गई। उसने मोबाइल रख करके अपना काम करना शुरू कर दिया। रागिनी शाम से ही राहुल का इंतजार कर रही थी, लेकिन राहुल अभी तक घर नहीं आया था। रागिनी अब तक कम से कम 10 बार आईने में अपना चेहरा संवार चुकी थी। रागिनी को इतना व्याकुल देख करके नीति फोन मिलाई तो राहुल ने कहा कि उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, उसे देर हो जाएगी। रागिनी यह सुनकर के उदास हो गई। अगले 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। राहुल बहुत जल्दी सुबह ऑफिस निकल जाता और रात में देर घर आता। दोनों का आमना सामना भी होता तो राहुल इतना बिजी होता कि रागिनी को उससे बात करने का समय ही नहीं मिलता। रागिनी इन बातों को समझ रही थी कि राहुल उसे जानबूझ करके इग्नोर कर रहा है। शिखा ने भी जब इन सब चीजों को देखा तो आज उसने राहुल से बात करने का सोचा। शाम को जब राहुल घर आया तो उसने देखा घर पर सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। राहुल ने अपना बैग रखा और बोला, आप लोग सोए नहीं अभी तक? मैंने कहा तो था कि आप लोग सो जाइएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तभी राहुल के पापा विश्वजीत ने कहा, बेटा क्या बात है, अचानक से इतना कैसे काम आ गया कि तुम्हें इतनी देर हो जाती है? अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी पत्नी भी है, तो तुम्हें उसका भी साथ देना है। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सर झुका करके सुनता रहा। तभी शिखा बोली, राहुल तुम्हारी बुआ के यहाँ शादी है बेटा, नीति के एग्जाम है तो हम और नीति जा नहीं पाएंगे, और तुम्हारे चाचा को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, और तुम्हारे पापा यानी भाई साहब उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह भी जा नहीं पाएंगे। तो तुम और रागिनी चले जाओ, कल सुबह ही निकल जाओ। रास्ते में माँ चंद्रिका देवी जी का मंदिर पड़ता है, वहां दर्शन करते हुए चले जाना। राहुल ने पहले कुछ सोचा, फिर कहा ठीक है चला जाऊंगा। यह कह करके वह अपने कमरे में चला गया। राहुल ने जाते ही शिखा से कहा, मैंने ठीक कहा ना भाई साहब? राहुल और रागिनी जब तक एक साथ वक्त नहीं बिताएंगे तब तक उनके रिश्ते में मजबूती नहीं आएगी, इसलिए मैंने सोचा कि उन लोगों को एक साथ समय बिताने का मौका देते हैं। विश्वजीत बोले, ठीक है शिखा, यह उनके लिए जरूरी भी है कि वह लोग साथ में समय बिताएं। राहुल जब कमरे में आता है तो देखता है रागिनी अपने मोबाइल पर कुछ देख रही होती है। वह बिना उससे कुछ बोले अपने कपड़े लेकर के वॉशरूम में चला जाता है। जब वह वापस आता है तो रागिनी खाना लगाने लगती है। रागिनी उसको खाने की प्लेट देते हुए, खाना खा लीजिए। राहुल ने कहा, मैं खाना खा करके आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। रागिनी ने भी आज खाना नहीं खाया था क्योंकि वह राहुल का इंतजार कर रही थी, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप खाना समेट करके रसोई में रखने चली गई। शिखा ने जब रागिनी को खाना वापस रखते हुए देखा तो वह राहुल के पास गई और उससे कहा, राहुल तुमने खाना नहीं खाया बेटा? मैं बाहर खाना खा करके आया था। राहुल ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, शिखा तुम्हें पता है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, पत्नी है ना तुम्हारी, जब तक तुम नहीं खाओगे वह कैसे खाना खाएगी? इसलिए 5 दिन से वह रोज तुम्हारा खाने पर इंतजार करती है और तुम्हारे ना खाने पर बिना खाए सो जाती है। बेटा कोशिश करो पुरानी बातों को भूल करके नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की। राहुल ने कहा, जी पर मैंने तो फोन पर नीति से कह दिया था कि खाना बाहर खा करके आऊंगा। शिखा बेटा, मैं जानता हूं कि तुम उससे बहुत नाराज हो, पर अपने इस रिश्ते को एक मौका तो अवश्य दो। यह कह करके वो चली जाती है। तभी कमरे में रागिनी आती है और अपने तरफ की लाइट ऑफ करके बेड पर एक तरफ सो जाती है। राहुल उठ करके लाइट जलाता है और रागिनी से कहता है, यह क्या बचपना है रागिनी, तुम खाना नहीं खाओगी तो मेरे दिल में ही जगह बना
लोगी यह भूल जाओ। तुमने चाची से जा करके मेरी शिकायत करी। तुम्हें पत्नी धर्म निभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना, खाना खा लिया करो। मेरे चक्कर में भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कैसी हो। यह कह करके वह बेड पर एक तरफ लेट गया। रागिनी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी एक गलती उसके जीवन पर बहुत भारी पड़ रही थी। इधर राहुल को भी नींद नहीं आ रही थी, अतः वह रसोई में चला गया और प्लेट में खाना लेकर के आया और कमरे की लाइट जलाई। उसने खाना मेज पर रखते हुए रागिनी से कहा, उठो खाना खा लो। रागिनी को पहले राहुल की इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वह जान करके सोने का अभिनय करती रही। राहुल, मैं जानता हूं रागिनी कि तुम सो नहीं रही हो और जान करके आंखें बंद करके लेटी हो। बचपन से जानता हूं तुमको। जब तुम किसी से गुस्सा हो जाती हो तो आंख बंद करके लेट जाती हो, किसी के मनाने से भी नहीं मानती। इसलिए मैं जानता हूं कि तुम सो नहीं रही हो। अब उठो और खाना खा लो। राहुल की बात सुन करके रागिनी उठ करके बैठ जाती है। राहुल उसे प्लेट देता है और कहता है, खाना खाओ। रागिनी बिना कुछ कहे प्लेट ले लेती है और धीरे से कहती है, आपका खाना। राहुल रागिनी की प्लेट में से एक रोटी का कौर तोड़ते हुए अपने मुंह में डालते हुए कहा, मैं खाना सच में खा करके आया था और देखो मैंने खा लिया। अब तुम खाना खा लो और प्लीज कल से भूखी मत रहना। यह कह करके राहुल अपना मोबाइल देखने लगता है। रागिनी चुपचाप खाना खाती है और उसे आज बहुत खुशी होती है कि कुछ भी हो राहुल ने उसका ख्याल रखा। राहुल मोबाइल देखते देखते, कल सुबह जल्दी निकलना है तो प्लीज अपनी पैकिंग कर लेना। मुझे पता है तुम्हें तैयार होने और पैकिंग करने में बहुत समय लगता है। अब मैं सोने जा रहा हूँ। यह कह करके राहुल बेड के दूसरे कोने पर आंख बंद करके सो जाता है। रागिनी के खाना खाते खाते एक मुस्कान आ जाती है। बिस्तर पर जा करके सो गया था। वहीं रागिनी आज बहुत खुश थी कि राहुल खुद उसके लिए जा करके खाना लाया था। राहुल के सोने के बाद रागिनी को नींद नहीं आ रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी अटैची निकाल करके पैकिंग करनी शुरू कर दी, मगर कपड़े रखने उठाने में खटर पटर की आवाज से राहुल को सोने में डिस्टर्ब हो रहा था। क्या कर रही हो रागिनी, नींद आ रही है? राहुल ने नींद में गुस्से से कहा। रागिनी ने बिना कुछ कहे धीरे से अपनी अलमारी बंद की और कपड़ों को काउच पर छोड़ करके बेड के दूसरे किनारे पर जा करके सो गई। अगली सुबह रात बीत चुकी थी, भोर हो गई थी। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज से राहुल की नींद खुल गई थी। उसकी नजर बगल में सोई हुई रागिनी पर जाती है तो राहुल उसे एकटक देखने लगता है। सोते समय वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी जुल्फें उसके माथे को चूम रही थी। उसके गुलाबी ओंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लग रहे थे। रागिनी की सुंदरता देख करके आज उसका भी मन कभी बहकने का कर रहा था, जिससे वह इतना प्यार करता था और शायद है अभी भी करता है। वह उसके इतने पास है, इतने करीब है कि तभी रागिनी ने करवट ले ली तो राहुल अपने ख्यालों से वापस आया और वॉशरूम चला गया। राहुल नहा करके तैयार हो गया था और उसने कपड़े पैक कर लिए थे, पर रागिनी अभी भी सो रही थी। राहुल जानता था कि रागिनी तैयार होने और पैकिंग करने में बहुत समय लगाती है। राहुल यह नहीं सोच पा रहा था कि वह रागिनी को कैसे जगाए। तभी दरवाजे पर कुंडी खटकने की आवाज सुनाई दी। राहुल समझ गया था कि शिखा चाची होंगी। उसने मन में सोचा कि अगर चाची रागिनी को सोते हुए देखेंगी तो क्या सोचेंगी। इसलिए वह तुरंत रागिनी के पास गया और बोला, रागिनी उठो। रागिनी अचानक से राहुल को देख करके हड़बड़ा जाती है और वह कुछ कहने वाली होती है कि तभी दरवाजे पर दोबारा खटखट की आवाज होती है। तो राहुल कहता है, जी चाची आया। रागिनी तुरंत समझ जाती है और वॉशरूम चली जाती है। राहुल दरवाजा खोलता है। गुड मॉर्निंग चाची। सॉरी, वह मैं बालकनी में था और रागिनी वॉशरूम में, इसलिए सुनाई नहीं दिया। शिखा, गुड मॉर्निंग। राहुल, तुम लोगों को निकलना है ना, तो मैं नहीं कह रही थी कि जल्दी तैयार हो करके नीचे आ जाओ। हम नाश्ता लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि रात होने से पहले तुम वहां पहुंच जाओ। राहुल, जी चाची बस आ रहे हैं। शिखा नीचे चली जाती है। शिखा के जाने के बाद वॉशरूम से बाहर निकलती है और राहुल को धन्यवाद बोलती है। राहुल गुस्से से,
अपना धन्यवाद अपने पास रखो। सबके सामने तुम्हारे मान सम्मान का ध्यान रखने का वचन दिया था, उसी को निभा रहा हूँ। कुछ और मत समझ लेना। और हाँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे पास 30 मिनट का समय है। राहुल को तैयार हो करके और पैकिंग करके नीचे आ जाओ, समझी? यह कह करके राहुल चला गया। रागिनी मन में, ओ माय गॉड, इतना गुस्सा कब माफ करोगे हमको? यह कब हमारे रिश्ते में सब कुछ नॉर्मल होगा? प्यार तो बहुत दूर की बात है, या तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। फिर मैंने काम भी तो ऐसा किया है। पति देव को मनाने में बहुत समय लगेगा। चलो मिसेज रागिनी, 30 मिनट का समय है तुम्हारे पास तैयार होने का। यह कहते हुए वह वॉशरूम चली जाती है। इधर राहुल नीचे आता है और हाल में पड़े सोफे पर बैठ करके अखबार पढ़ने लगता है। तभी नीति आती है। अरे भैया, आप आज बहुत जल्दी उठ गए। अच्छा हाँ, याद आया, आज तो आपको रागिनी दीदी, मेरा मतलब है भाभी के साथ निकलना होगा। तभी शिखा मेज पर पोहा रखते हुए, बातें करती रहोगी या सबको नाश्ता भी दोगी? और राहुल, रागिनी कहाँ रह गई? अभी राहुल कुछ जवाब देता तब तक रागिनी नीचे आ गई। उसने आज प्याजी रंग की सेफान की साड़ी पहनी थी, जिसमें पतला गोल्डन रंग का बॉर्डर लगा हुआ था। एक ढीली सी चोटी, कान में छोटे से झुमके, माथे पर छोटी सी बिंदी और गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। राहुल ने उसे जैसे ही देखा तो वह देखता ही रह गया। तो नीति ने धीरे से उसके कान में कहा, आपकी है, आराम से देख लेना। राहुल नीति की बात सुनकर के झेंपते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लिया। शिखा, आओ रागिनी, जल्दी नाश्ता कर लो। जी चाची जी, कह करके रागिनी कप में चाय निकालने लगी। तभी विश्वजीत जी और संजीव जी भी आ गए। रागिनी ने अपने पापा और चाचा जी की चाय दी और उसके बाद राहुल को चाय देते हुए शिखा और नीति को भी चाय दी और फिर खुद लेकर के चाय बैठ गई। चाय पीते पीते शिखा ने रागिनी से कहा, बेटा दीदी के यहाँ जा रही हो तो इस घर का मान बनाए रखना। दीदी की सास अभी भी तो वहां पर उनको पूरी इज्जत देना। दीदी जिसके भी पैर छूने को कहें सबके पैर छू लेना। और हाँ, वहां पर साड़ी ही पहनना और सर पर पल्ला भी ले लेना। सुबह जल्दी उठ जाना और यह कुछ गिफ्ट हैं जो दीदी को दे देना। और यह जाते समय मंदिर में सुहाग का सामान चढ़ा देना। जी चाची जी, रागिनी ने कहा। शिखा, राहुल रागिनी का पूरा ध्यान रखना और प्लीज वहां पर अगर यह कुछ गलत कर रही हो तो बता देना और उस पर गुस्सा मत होना। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? राहुल, आप परेशान ना हो, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा। और आप लोग सब शादी वाले दिन आ रहे हैं ना? विश्वजीत, हाँ बेटा, पूरी कोशिश करेंगे शादी वाले दिन आ जाएं, वरना दीदी नाराज हो जाएंगी। राहुल अपनी और रागिनी की अटैची डिक्की में डालता है और सबके पैर छूते हुए कार में बैठ जाता है। रागिनी भी सबके पैर छू करके कार में राहुल के बगल में बैठ जाती है। राहुल कार ड्राइव करने लगता है। दोनों लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है। राहुल कार में रेडियो ऑन कर देता है। ओ है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं। गाना सुन करके रागिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे वह गाना आज ऐसे लग रहा था उसी के लिए बज रहा है। राहुल रागिनी पर कोई ध्यान नहीं देता और चुपचाप गाड़ी ड्राइव करता रहता है। हंस रही है चांदनी मचल के, रो ना दूं कहीं, ऐसे कोई रूठता नहीं, ये तेरा ख्याल है। करीब आ मेरे हंसी, मुझको तुमसे कुछ गिला नहीं, बात यूं बनाए हैं कि हो ये रात रंग में ढले। रागिनी गाना सुनने में मस्त हो जाती है और ख्याली दुनिया में खो जाती है कि राहुल को मना रही है। वैसे तो रागिनी शादी से पहले कई बार राहुल के साथ गई है, लेकिन आज उसके साथ जाने में एक अलग ही एहसास हो रहा था। दोनों मंदिर पहुंच चुके थे। रागिनी ने मां चंद्रिका देवी में चढ़ाने वाला सामान कार से निकाला। रागिनी और राहुल दोनों के परिवार एक साथ पहले भी बहुत इस मंदिर में आ चुके थे, लेकिन आज रागिनी राहुल की पत्नी के रूप में आ रही थी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दोनों ने एक साथ माता के मंदिर में दर्शन किए तो पुजारी जी ने सारा सामान चढ़ाते हुए दोनों को आशीर्वाद दिया। आप दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे, आप दोनों का आपसी प्रेम सदा बना रहे, दूधो नहाओ पूतो फलो। आशीर्वाद सुनकर के रागिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दर्शन करने के बाद रागिनी और राहुल जैसे ही वापस जाने लगते हैं, रागिनी राहुल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, राहुल क्या आप मुझे उस बात के लिए माफ नहीं कर सकते?
क्या हम सारी नाराजगी भूल करके, सारा अतीत भूल करके एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? राहुल रागिनी की बात सुनता है पर कोई जवाब नहीं देता और आगे जाने लगता है। रागिनी मन में सोचती है, राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो, शायद मुझे अब समझ में आ गया है कि सही और गलत क्या है। सच में मैं आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ। वह यह सोचते हुए वो राहुल के पीछे जा रही होती है। तब राहुल एक चाय की दुकान के पास रुका और बोला, 2 चाय और 2 पकौड़े की प्लेट दो। राहुल वहीं पास में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ जाता है और रागिनी उसके बगल में। राहुल उससे एक शब्द भी नहीं बोलता है। राहुल के मन में क्या चल रहा है रागिनी समझ नहीं पाती है। रागिनी राहुल से कुछ कहना चाहती है कि तभी राहुल का फोन बजने लगता है। राहुल देखता है कि शिखा का फोन होता है। राहुल फोन उठाता है। हाँ जी, हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, दर्शन भी कर लिया है, अभी चाय पी रहे हैं, चाय पी करके निकलते हैं। हाँ फोन दे रहे हैं। यह कह करके वह रागिनी की तरफ फोन बढ़ा देता है। रागिनी, जी चाची जी, ठीक है जी, हाँ जी कह करके वह फोन रखती है तो उसके मोबाइल पर रागिनी की पिंक बैकग्राउंड में आ जाती है। राहुल के मोबाइल पर अपनी पिक देख करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह मोबाइल बंद करते हुए राहुल को दे देती है। रागिनी की नजरें राहुल पर ही होती हैं। वह चाय पीते पीते बार बार राहुल को देख रही होती है पर राहुल अपने मोबाइल को देख रहा होता है। मोबाइल देखते देखते राहुल रागिनी से कहता है, अब मुझे घूरना बंद करके चाय पियो, जल्दी करो वरना शाम हो जाएगी। उसकी बात सुनकर के झेंप जाती है रागिनी और चाय पीने लगती है। चाय पी करके दोनों लोग जैसे ही निकलने वाले होते हैं, रागिनी एक सेल्फी तो ले लें, यह कह करके वो राहुल का हाथ पकड़ करके अपनी तरफ करती है और एक सेल्फी लेती है। राहुल गुस्से से मुंह बना करके रागिनी को देखता है। रागिनी, अब माफ भी कर दो ना राहुल प्लीज। राहुल कुछ नहीं बोलता और चुपचाप गाड़ी में जा करके बैठ जाता है। रागिनी भी गाड़ी में बढ़ करके बैठ जाती है और दोनों लोग आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। रागिनी और राहुल दोनों आगे के सफर के लिए निकल लेते हैं पर रास्ते में कार में दोनों की कोई भी बातचीत नहीं होती है। राहुल जहां गाड़ी चलाने में अपना सारा ध्यान लगाता है, वहीं रागिनी बाहर खिड़की की ओर देख रही होती है। रागिनी को कार में बैठे बैठे नींद आ रही होती है। राहुल उसको जब नींद में देखता है तो एक ढाबे के किनारे अपनी कार को रोकता है। राहुल धीरे से, रागिनी 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 गहरी नींद में होने के कारण अचानक से राहुल की आवाज सुनकर के चौंक जाती है। रागिनी नींद में अपनी आंखें मारते हुए, क्या हुआ, हम लोग पहुंच गए? राहुल, नहीं अभी 1 घंटा है पहुंचने में, रास्ते में ढाबा दिखा तो हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। रागिनी भी राहुल के पीछे ढाबे पर आ गई और एक चेयर पर बैठ गई। राहुल भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। राहुल, क्या खाना है, ऑर्डर कर दें? रागिनी, पहले बताइए आपने मुझे माफ कर दिया? राहुल, मेरे पास फालतू बकवास के लिए समय नहीं है, तुम्हें जो खाना है वह ऑर्डर कर दो। रागिनी मुंह बनाते हुए, सबसे पहले मैं एक चाय पीऊंगी और उसके बाद एक दाल फ्राई, कढ़ाई पनीर, रोटी और चावल, और हाँ साथ में सलाद और अचार भी मंगवा लीजिएगा। राहुल रागिनी को गुस्से से घूरता है और फिर वेटर से कहता है, पहले 2 चाय ले आइए, उसके बाद एक दाल फ्राई, एक कढ़ाई पनीर, रोटी चावल, सलाद, अचार सब ले आइए और साथ में मेरे लिए कुछ मीठा भी हो तो ले आइएगा। रागिनी, अरे मैं भी मीठा खाऊंगी। राहुल, 2 प्लेट में मीठा लेकर के आइएगा। वेटर ऑर्डर लेकर के चला जाता है। राहुल अपना फोन चेक करने लगता है और रागिनी राहुल को देख रही होती है। तब तक वेटर चाय लेकर के आ जाता है। रागिनी और राहुल दोनों चाय पीते पीते अपना मोबाइल देख रहे होते हैं। तभी रागिनी की नजर सामने बैठे नील पर पड़ती है जो एक लड़की के साथ खाना खा रहा होता है। नील को देखते ही रागिनी का चेहरा गुस्से से भर जाता है और जब राहुल रागिनी को गुस्से में देखता है तो उसकी निगाहें भी उसी दिशा में जाती हैं जहां रागिनी देख रही होती है, जहां उसे नील बैठा हुआ दिखाई देता है। राहुल कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप चाय पीता है और रागिनी भी गुस्से से चाय पी रही होती है। तभी नील की नजर रागिनी पर पड़ती है और वह उसके पास आता है। नील, हेलो रागिनी, कैसी हो तुम? आई एम सॉरी, मैं उस दिन तुमसे शादी करने नहीं आ पाया, क्या करें मैं मजबूर था। एनीवे, तुम आज भी मेरे साथ टाइम पास कर सकती हो, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, और वैसे भी तुम्हारी शादी टूटने के बाद तो तुम बेचारी रह गई होगी, तो मैं आज भी तुम्हारे लिए हूँ। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? रागिनी गुस्से से उसके ऊपर हाथ उठाते हुए, माइंड योर लैंग्वेज,
तुम जैसे गिरे हुए लड़के के साथ मैंने कभी दोस्ती की थी, कभी प्यार किया था। मुझे आज अपने आप पर इस बात के लिए शर्म आती है। नील गुस्से से, मुझ पर हाथ उठाएगी तू? मुझ पर? अपनी औकात देख। पहले तू 2 टके की लड़की, तुम जैसी ना जाने कितनी लड़कियां मेरे साथ रात गुजारने के लिए तरसती हैं। नील ने जैसे ही यह कह करके रागिनी का हाथ पकड़ना चाहा, वैसे ही राहुल नील का हाथ पकड़ लेता है। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर नील। आप किसी भी लड़की से नहीं, मेरी बीबी से बात कर रहे हैं। शायद आपको अपनी औकात का पता नहीं है कि आप क्या हैं। औरतों की इज्जत करना सीखो। नील हंसते हुए, अच्छा तो तुम हो जिससे इसकी शादी हुई है? अरे रागिनी इस 2 टके के लड़के से शादी कर लिया और मुझे मेरी औकात दिखाएगी। शायद अभी यह मुझे जानता नहीं है। राहुल, जानते तो आप नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। नील, कौन है तू? कौन है तू? क्या है कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? खन्ना इंडस्ट्रीज का अकेला वारिस हूँ और दुनिया मेरे कदमों को चूमती है। तुम्हारी जैसी हैसियत के लोग तो मेरे यहाँ नौकर भी नहीं होंगे। रागिनी, चलो राहुल, इससे बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। राहुल रागिनी को एक नजर देखते हुए अपने मोबाइल से किसी को फोन करता है और उससे कुछ बात करता है। नील हंसते हुए, क्यों गुंडे बुलवा रहे हो मुझे मारने के लिए, या पुलिस बुलवा रहा है? चल आज तेरी औकात भी देख लेते हैं क्या है। राहुल, हाँ मेरी औकात देख लेना। अभी क्या है? तुम्हारी तरह बाप की दौलत का घमंड नहीं करता हूँ। एक बार अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम हटा के देख, तुझे पता चल जाएगा कि क्या है तेरी औकात। और रही मेरी बात, तो मैं जो भी हूँ अपने योग्यता पर हूँ। तभी एक इंस्पेक्टर और 3-4 सिपाही जीप से आ जाते हैं और राहुल के पास आकर के राहुल को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद सर। राहुल, जय हिंद। इसको गिरफ्तार कीजिए। इसने ना सिर्फ एक अफसर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, बल्कि एक मेरी पत्नी के साथ भी इसने बदतमीजी करी है और वैसे भी इसके खिलाफ बहुत सारे चार्ज हैं। तो आप इसको ले जा करके जेल में बंद करिए, मैं देखता हूं आगे फिर। और हाँ, मेरी इजाजत के बिना इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। बड़े बाप का बेटा है, बहुत सोर्स लगवाएगा। इंस्पेक्टर, यस सर। रागिनी और बाकी सब राहुल को आश्चर्य से देखने लगते हैं। नील, कौन है तू? इंस्पेक्टर, चलो थाने में पता चल जाएगा कि कौन है सर। यह कह करके वह नील को ले जाने लगता है। नील, मैं तुम्हें देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तुमको बर्बाद कर दूंगा और रागिनी को भी। तुम कोई भी हो, पर मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। रागिनी राहुल को आश्चर्य से देख रही है और राहुल वहीं चेयर पर बैठ करके अपना खाना खाने लगता है। तभी वहां ढाबे का मालिक आता है। सर, आई एम वेरी सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप। राहुल, सॉरी की कोई बात नहीं है। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि उसका क्या प्रोफेशन है। आप अपना काम कीजिए। तभी ढाबे का मालिक, अरे ओ मंगल साहब को किसी चीज की जरूरत हो तो तुरंत दो। मंगल ने कहा, जी साहब। राहुल रागिनी से, अगर मुझे घूरना हो गया हो तो जल्दी खाना खाओ, हमें निकलना है। वैसे यह भी तुम्हारी पसंद जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। रागिनी शर्मिंदा होते हुए अपनी आंखें नीची कर लेती है, चुपचाप खाना खाने लगती है। खाना खाते खाते वह मन में सोचने लगती है, मैं क्या समझती थी इस नील को और यह क्या निकला। और एक तरफ राहुल है जिसको मैंने क्या क्या नहीं कहा। तुम्हारी औकात क्या है? 2 टके के लड़के हो और ना जाने क्या कहा, पर उसने मेरी कदम कदम पर मदद करी, मेरे परिवार की इज्जत सम्मान बचाया, मेरे पिताजी की जान बचाई और मेरा भी कितना ख्याल रखता है, भले ही वह मुझसे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो। राहुल अपना खाना खत्म करके बिल पेमेंट करता है और कार की तरफ बढ़ने लगता है तो रागिनी भी कार में आकर के बैठ जाती है। रागिनी, आपको सारे पुलिस वाले सैल्यूट क्यों कर रहे थे? राहुल, मुझे क्या पता, तुम्हारी नजर में तो सिर्फ मेरी 2 टके की औकात है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे पुलिस वाले क्यों सैल्यूट कर रहे थे। अब तुम पुलिस वालों से ही पूछो तो ज्यादा बेटर होगा। रागिनी मन में, किसी सवाल का कभी कोई सीधा जवाब तो दे ही नहीं सकते। अरे मान लिया मेरी गलती थी, उसकी माफी भी मांग चुकी हूँ, पर नहीं, जनाब को तो हर समय गुस्सा ही रहेगा। पता नहीं कब यह सब ठीक होगा। कार में खामोशी छा जाती है। राहुल चुपचाप कार ड्राइव करते हुए अपनी बुआ के यहाँ पहुँचता है। राहुल, रागिनी यहाँ पर थोड़ा तमीज से रहना, कोई बकवास नहीं चाहिए मुझे। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते का कोई भी
सर्च यहाँ किसी को पता चले, समझी तुम? रागिनी जी, रागिनी के मन में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर उन पुलिस वालों ने राहुल को क्यों सैल्यूट किया था। राहुल कौन है? बुआ के घर पर कार से उतर करके राहुल कार पार्किंग में लगाता है और अपने बैग निकाल करके बुआ के घर जाने लगता है कि दरवाजे पर ही उसे बुआ के बेटे मिल जाते हैं। अरे राहुल, आ गए तुम दोनों। राहुल अपने बुआ के बेटे अपने से बड़े भाई अमित के पैर छूता है। राहुल को पैर छूता देख करके रागिनी भी अमित के पैर छूने के लिए झुकती है तो अमित उससे कहता है, तुम रागिनी हो ना? तू मेरी छोटी बहन की तरह हो और बहनें भाई के पैर नहीं छूती हैं, और वैसे भी इज्जत दिलों में होनी चाहिए। उसकी यह बात सुन करके रागिनी मुस्कुराते हुए, नमस्ते भैया। अमित मुस्कुराते हुए दोनों को अंदर ले जाता है तो उसकी बुआ सामने खड़ी होती हैं। राहुल अपनी बुआ के पैर छूता है। बुआ कैसी हो आप? बुआ, अब तुम आ गए हो तो ठीक ही होंगे, न जाने कब से तुम सबका इंतजार कर रही थी। रागिनी भी बुआ के पैर छूती है तो बुआ उसको आशीर्वाद देती है। खुश रहो रागिनी, कैसी हो बेटा? रागिनी, अच्छी हूँ बुआ। तभी बुआ किसी को आवाज देती हैं, अरे राम सिंह, जाओ और यह सामान इनको पीछे वाले कमरे में रखवा दो। रागिनी और राहुल, तुम दोनों लोग कमरे में जाओ, फ्रेश हो जाओ, सफर से थक गए होगे, उसके बाद आओ, बहुत सारे काम हैं। राहुल ने कहा, जी बुआ जी, कह करके राम सिंह के पीछे चला जाता है और रागिनी कि राहुल के साथ जाती है। दोनों लोग कमरे में जाते हैं। राम सिंह उनका सामान वहीं रख करके चला जाता है। राम सिंह के जाते ही रागिनी बेड पर बैठ जाती है और राहुल वॉशरूम में चला जाता है। राहुल जब वॉशरूम से बाहर निकलता है तो देखता है रागिनी सो रही है। पहले तो राहुल उसकी मासूमियत को देखता है, उसे उस पर बहुत प्यार आ रहा है और उसका मन करता है कि उसके गाल पर प्यार करने का, पर अगले ही पल मेज के ऊपर गिलास में रखा हुआ पानी वह रागिनी के मुंह पर डाल देता है और गुस्से से, हेलो, कितना सोती हो? मैडम सुबह भी देर से उठी और कार में भी सोती आई हो और अब यहाँ भी सोने लगी हो। जल्दी फ्रेश हो, बाहर सब लोग हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। रागिनी, पर आपने पानी क्यों डाल दिया? कितना अच्छा सपना देख रही थी। अच्छा, बस एक बात बताइए राहुल, आपको सारे पुलिस वालों ने सैल्यूट क्यों किया? राहुल गुस्से से, क्या है, मेरी 2 टके की औकात नहीं है, इसलिए जिनकी औकात नहीं होती है पुलिस वाले उनको ही सैल्यूट करते हैं। और कुछ? अब चुपचाप जाओ, फ्रेश होकर के आ जाओ, वरना तुमको भी अभी जेल में बंद करा देंगे। रागिनी बिना कोई जवाब दिए गुस्से से अपनी अटैची खोलती है, पर वह खुल ही नहीं रही होती है। रागिनी राहुल को बड़ी मासूमियत से देखती है। राहुल बिना कुछ कहे उठता है और अटैची को सीधा करता है और खोल देता है। थोड़ा सा दिमाग भी होना चाहिए ताकि सही और गलत में पहचान समझ सको। अटैची उल्टी रखी हो तो कहां से खुलेगी? रागिनी राहुल की यह बात सुन करके अपने सर पर एक हाथ मारती है और अटैची खोल करके अपने कपड़े निकालने लगती है। कपड़े निकाल करके वह वॉशरूम में चली जाती है और राहुल बेड पर बैठ करके किसी से फोन पर बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब रागिनी नहा करके आती है तो राहुल भी नहाने चला जाता है। जब राहुल वापस आता है तो देखता है रागिनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर के अपने गले में नेकलेस पहनने की कोशिश कर रही है, पर वह बंद नहीं हो पा रही थी। राहुल उसके पास जा करके उसका नेकलेस बंद करने लगता है तो रागिनी राहुल के हाथों की छुअन अपने बदन पर महसूस करती है, जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और दिल की धड़कनें तेज चलने लगती हैं। रागिनी राहुल की छुअन से असहज हो रही थी, वहीं राहुल भी अपने आप को संयमित कर रहा था। नेकलेस बंद करके राहुल की नजर शीशे पर चली गई जहां रागिनी ने अपने आंखें बंद की हुई थी। वह देख करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभी वह कुछ सोच पाता कि तभी दरवाजा खटकने की आवाज हुई। दरवाजा खटकने की आवाज से राहुल होश में आता है। वह दरवाजा खोलता है, सामने उसकी बुआ की लड़की आरती होती है। राहुल को देखते ही आरती खुश होते हुए उसके गले लग जाती है। तभी उसकी नजर रागिनी पर पड़ती है। आरती बहुत खुश होती है, अरे वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। बहुत पहले हम जब मनीष दादा की शादी में आए थे तब आपको देखा था, आप तो और बहुत खूबसूरत हो गई हैं। राहुल भैया तो आपके दीवाने हो गए होंगे, बचपन से ही वो आपसे इतना प्यार जो करते थे। यह सुन करके राहुल और रागिनी दोनों ही आश्चर्य से आरती को देखने लगे। वो आरती ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, माफ कीजिएगा भैया, पर हमने और नीति ने आपकी डायरी पढ़ ली थी। राहुल
थोड़ा गुस्से से। नीति से तो मैं बाद में बात करता हूँ, पर तुम पहले बताओ किसी की डायरी पढ़ना गलत बात है या नहीं। आरती, सॉरी भैया, पर राहुल तुम्हारी शादी ना होती तो एक चपत लगाता। चलो अब बाहर चलते हैं। आरती, भाभी आप भी बाहर चलिए। रागिनी, आरती आप चलो, मैं बस 5 मिनट में आई, मुझे जरा तुम्हारे भैया से कुछ जरूरी बात करनी है। आरती, जी भाभी कह करके नीचे चली जाती है। राहुल ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल ठीक करने लगता है, क्योंकि वह जानता था कि रागिनी उससे क्या सवाल करने वाली है। रागिनी, राहुल आप तो मुझे झटके पर झटके दिए जा रहे हैं, पहले वहां ढाबे पर और अब यहाँ। यह तो मुझे पता था कि आप मुझे पसंद करते हैं, पर आप मुझे बचपन से दीवानों की तरह प्यार करते हैं यह नहीं पता था। और अगर ऐसा था तो राहुल कभी कहा क्यों नहीं। राहुल मन में क्या कहता तुमसे, तुमने तो अपने दिल में किसी और को बसा रखा था, और फिर तुमने मुझे मेरी हैसियत भी तो याद दिला दी थी। रागिनी राहुल की खामोशी देख करके, राहुल प्लीज बताइए ना, आप किस प्रोफेशन में हैं। आप मुझे जब प्यार इतना करते हैं तो मुझे माफ क्यों नहीं कर देते हैं। आपने कभी मुझे बताया ही नहीं कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। राहुल उसकी तरफ एक नजर देखता है और धीरे से, जो सब के लिए शिखा चाची ने गिफ्ट दिए हैं वह लेकर के चलो। यह कह करके राहुल कमरे से बाहर निकल जाता है। एक बार फिर राहुल ने रागिनी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। राहुल मन में, हाँ करता हूँ तुमसे प्यार, बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि शायद तुम सोच भी नहीं सकती हो, पर मेरा प्यार एक तरफा है। हमारी शादी हो गई है, तुम मुझसे माफी मांग रही हो, और क्योंकि तुम सोचती हो मैंने शादी करके तुम पर एहसान कर दिया है, तुम्हारे पापा की जान, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे घर की इज्जत बचाई है, और इसलिए तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। मैं उस बात के लिए तुम्हें माफ कर भी दूं तो भी तो मैं जानता हूं कि मेरा प्यार एक तरफा है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। आरती, अरे भैया क्या सोचने लगे, आइए ना, यहाँ क्यों खड़े थे। रागिनी और राहुल सब लोग आ गए। रागिनी और राहुल सब लोग आ जाते हैं जहां हल्दी मेहंदी की तैयारी चल रही होती है। राहुल मन में, कैसी है हमारी शादी, जहां ना हल्दी लगी ना मेहंदी लगी। शादी क्या थी, बस एक समझौता था। आरती के हल्दी लगने लगती है। सभी लोग राहुल की बुआ से पूछते हैं, यह किसकी दुल्हन है। राहुल की बुआ मुस्कुराते हुए, यह हमारे राहुल की दुल्हन है। रागिनी, अरे वाह, यह तो बड़ी खूबसूरत है। राहुल तो लट्टू हो गया होगा, अरे जोरू का गुलाम बन गया होगा। वहां बैठी सभी औरतें आपस में बात करने में लगी थी। थोड़े ही समय में रागिनी ने वहां बहुत अच्छी बहू की भूमिका निभा रही थी। अमित की दुल्हन ज्योति के साथ रागिनी की बहुत अच्छी दोस्त हो गई थी, और दोनों लोग मिल करके शादी ब्याह का सारा काम कर रहे थे। राहुल के सभी कजन और दोस्त मिल करके राहुल को परेशान कर रहे थे। राहुल चोरी चोरी रागिनी को देख रहा था, और रागिनी पूरी तरह से काम में मगन थी। राहुल की बुआ की सास ने राहुल की बुआ से कहा, दुल्हन तो बहुत अच्छी है राहुल की, इतनी अच्छी दुल्हन तो शायद राहुल के लिए ढूंढने पर भी ना मिलती। कहीं ना कहीं राहुल को यह अच्छा लग रहा था कि रागिनी की तारीफ हो रही थी। सारे काम की व्यवस्था में पूरा दिन निकल गया था, रात हो गई थी। रागिनी और राहुल अपने कमरे में आ गए थे, पर उसके साथ उनके सारे दोस्त, भाई बहन, अमित, ज्योति और आरती आ गए थे। सब वहीं रागिनी को घेर करके बैठ गए थे। और बताइए भाभी, आपको राहुल भैया कैसे लगे। आरती ने कहा। ज्योति, राहुल भैया आप रागिनी को परेशान तो नहीं करते हैं। तभी एक बहन, अरे हमारे राहुल भैया तो रागिनी भाभी के सुंदरता पर लट्टू हो गए होंगे। रागिनी सबकी बात सुन करके सर झुकाए बैठी थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वहीं राहुल अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए हुए था। अमित ने कहा, क्यों परेशान कर रहे हो दोनों को, नींद नहीं आ रही है, और तुम सब लोग या दोनों को घेर करके क्यों बैठे हो। चलो सब लोग सो जाओ, क्योंकि कल संगीत कार्यक्रम भी है। ज्योति, हाँ बस चल रहे हैं। आरती, पता है ज्योति भाभी, मैं जब मनीष दादा की शादी हुई थी तब मैं मम्मी के साथ वहां गई थी। तब रागिनी दीदी आई मेन रागिनी भाभी ने बहुत अच्छा डांस किया था, और जिस तरह से भैया रागिनी भाभी को देख रहे थे, मैंने और नीचे पूरा अंदाजा लगा लिया था कि यह रागिनी भाभी को बहुत प्यार करते हैं। और फिर उसके बाद नीति के साथ मिल करके इनकी डायरी पढ़ ली थी।
राहुल, आरती बिल्कुल चुप, वरना तुम्हारे होने वाले पति आलोक से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। आरती, भैया अब तो आप दोनों की शादी हो गई है, तो अब क्या छुपाना। ज्योति ने कहा, हाँ आरती बताओ ना, क्या बता रही थी। आरती, यही कि राहुल भैया रागिनी भाभी से बहुत प्यार करते हैं। यह बात हमें और नीति को राहुल भैया की डायरी से पता चली थी। अमित ने कहा, अच्छा चलो बहुत हो गया। अब अमित के कहने पर सब लोग चले जाते हैं। अब कमरे में राहुल और रागिनी अकेले रह जाते हैं। अब लोग कमरे में चले जाते हैं। अब कमरे में केवल राहुल और रागिनी रह जाते हैं। राहुल और रागिनी दोनों ही खामोश होते हैं। धन्यवाद, तुमने आज यहाँ सबका मान रखा और सुबह से एक अच्छी बहू के कर्तव्य निभा रही थी। राहुल ने अपना फोन चार्जिंग में लगाते हुए रागिनी से कहा, वैसे मैं एक अच्छी पत्नी बन सकती हूँ, बस आप मुझे एक मौका तो दीजिए। रागिनी ने अटैची से अपना गाउन निकालते हुए कहा। यह कह करके वह वॉशरूम में चली गई और राहुल उसकी बात सुन करके उसे देखता रह गया। जब रागिनी वॉशरूम से वापस आई तो देखा राहुल सो गया था। रागिनी मन में सोचा था, आज इनसे पूरी बात जान करके अपनी सारी बातें क्लियर कर लूंगी, पर पहले ही जनाब सो गए। रागिनी ने अपने बालों को खोला और बेड के दूसरे कोने में जा करके लेट गई और अपने मोबाइल में कुछ देखने लगी, पर आज उसका मोबाइल में मन नहीं लग रहा था। दिन भर थके होने के कारण उसने मोबाइल रख दिया और लाइट ऑफ करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने मन में कुछ विचार आ गया। रागिनी चुपचाप उठी और दूसरी साइड में राहुल के पास गई और उसे एकटक देखने लगी और उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। रागिनी के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। वह वापस बेड के दूसरे साइड पर आई और लाइट ऑफ करके मुस्कुराते हुए सो गई। इधर लाइट ऑफ होते ही राहुल ने अपनी आंखें खोली। वह रागिनी के सवालों से बचने के लिए सोने का नाटक कर रहा था, पर जो अभी अभी रागिनी ने उसके माथे पे किया था उससे उसके दिल की धड़कन सुपर एक्सप्रेस से भी ज्यादा तेज दौड़ रही थी। रागिनी जब अपने बाल खोल रही थी तो वह चोरी चोरी रागिनी को देख रहा था। लाल रंग की नाइटी और अपने खुले हुए बाल में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राहुल जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि रागिनी सो गई है तो उसने रागिनी की तरफ मुंह कर लिया और रागिनी को देखने लगा। चांद सी हल्की सी रोशनी उसके कमरे में आ रही थी और रोशनी में रागिनी का चेहरा और उसके माथे पर आती हुई जुल्फें उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। राहुल कब उसको देखते देखते सो गया उसको पता ही नहीं चला। रागिनी को नींद में थोड़ा सा पैर चलाने की आदत थी, तब वह हाथ पैर चलाते चलाते राहुल के पास आ गई और उसका हाथ राहुल की पेट पर था। सुबह जब रागिनी की नींद खुली तो उसने अपना हाथ राहुल के पेट पर रखा हुआ देखा तो वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसने धीरे से अपना हाथ हटाया, फिर राहुल के गाल पर एक किस किया और नहाने चली गई। रागिनी नहा करके आई और तैयार होने लगी। तैयार होने के बाद रागिनी जब अपनी मांग भरने लगी तो अनायास उसकी नजर राहुल पर चली गई। रागिनी ने अपनी मांग भरी और मन में सोचने लगी, कितना फर्क पड़ जाता है जब किसी औरत की मांग भरी जाती है। राहुल मेरे बचपन का दोस्त है, हम लोग साथ खेलते थे। वक्त बदला, हम लोग कॉलेज पहुंच गए और राहुल से मेरी दोस्ती का अभी भी चल ही रही थी, पर मेरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया था। मैं राहुल को बात बात पर हर्ट करने लगी और शायद पैसों की चकाचौंध में राहुल के अंदर की अच्छाइयां कभी देख नहीं पाई। नील की दौलत के चक्कर और चकाचौंध में इस कदर खो गई कि सही गलत की पहचान भूल गई। जब राहुल ने मेरी मांग भरी तो सारे रिश्ते बदल गए। पहले राहुल से बोलने में पहले मैं कुछ नहीं सोचती थी, पर आज उसकी रिस्पेक्ट करने लगी हूँ। जिस राहुल को मैं हमेशा इग्नोर करती थी, आज उसी राहुल के द्वारा मुझे इग्नोर किए जाने पर मुझे क्यों बुरा लग रहा है। कहीं मैं उसे प्यार करने तो नहीं लगी हूँ, या यह 7 फेरों का मजबूत बंधन है जिससे मेरी सोच बदल गई है। पर जो भी है, यह सच है कि शायद राहुल अब मुझे अच्छा लगने लगा है। अचानक से वह अपनी सोच से बाहर आई और राहुल को देखते हुए कुछ सोचते हुए बाहर चली गई। इधर राहुल जब सो करके उठा तो देखा कि बेड पर रागिनी नहीं है। उसे रात में रागिनी का माथे पर किस करना याद आ गया था और उसके चेहरे पर हंसी आ गई। उसने बाथरूम में देखा, रागिनी वहां भी नहीं थी। कमाल है, आज बड़ी जल्दी उठ गई। यह कहते हुए राहुल वॉशरूम चला गया। राहुल का गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन वह इस बात को समझना नहीं चाहता था या रागिनी पर जाहिर नहीं करना चाहता था। रागिनी के दिल में भी प्रेम की ज्योति जल गई थी, लेकिन वह भी राहुल से अपने प्यार का
इजहार नहीं कर पा रही थी। राहुल नहा धो करके जब बाहर हाल में आया तो उसकी निगाहें रागिनी को तलाश रही थी, पर उसे रागिनी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी अमित उसके पास आकर के उससे बोला, अरे बहन की शादी है तो कुछ काम करोगी या नहीं? बस राहुल झेंपते हुए, जी भैया बताइए। दिन भर राहुल काम में व्यस्त था, उसने रागिनी को सुबह से नहीं देखा था। दोपहर ढल करके शाम हो चुकी थी, संगीत का आयोजन किया जा रहा था। राहुल से आखिर नहीं रहा गया तो उसने आरती से पूछा, आरती तुम्हारी भाभी नहीं दिखाई दे रही हैं क्या? भैया इतने से परेशान हो गए? वह भाभी को माँ ने कुछ काम से बाहर भेजा है, वह ज्योति भाभी के साथ गई हैं, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी, परेशान मत होइए, आरती ने कहा। संगीत शुरू हो चुका था, सभी अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। आरती की मम्मी पापा, भाई भाभी और भी कई लोगों ने अपने गायन नृत्य प्रस्तुत कर दिए थे। राहुल अपने मोबाइल को देख रहा था क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा था। तभी अचानक उसके कानों में आवाज आई, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। राहुल की नजर इस आवाज को सुन करके सामने चली गई। रागिनी अपनी आवाज में गाना गा रही थी। सुबह से उसने रागिनी को नहीं देखा था और अब अचानक इस तरह से राहुल ने मोबाइल रख दिया और चुपचाप रागिनी का गाना सुनने लगा। आज ना जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे, जब तक वो ना बोले मुझसे मैं समझूं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। राहुल अभी उसके गाने को सुन भी रहा था, पर यह क्या, अचानक से गाना चेंज हो गया। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। राहुल को यह गाना सुन करके मुस्कुराहट आ गई। ओ मेरी बाहों से निकल के तू अगर मेरे रास्ते से हट जाएगा तो लहरा के मेरा साया तेरे तन से लिपट जाएगा। तभी आरती और उसकी भाभी जबरदस्ती राहुल को उठा करके स्टेज पर लेकर के गए तो राहुल ने भी गाना शुरू कर दिया। ओ मियाँ फिर हमसे ना उलझना, नहीं लत और उलझन में पड़ जाएगी, ओ पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी। दोनों डांस करके एक दूसरे में खो गए थे। तालियों की आवाज से पूरे हाल में गूंज उठी थी। खाना खत्म हो चुका था और पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। वाह बेटा तुमने तो कमाल कर दिया। वैसे ही यह आवाज राहुल और रागिनी ने सुनी तो दोनों ने पलट करके देखा, सामने राहुल की चाची, चाचा, पापा, नीति और रागिनी के भैया भाभी मनीष, प्रीति खड़े थे और यह आवाज शिखा चाची की थी। दोनों लोगों के चेहरे पर उन दोनों को देख करके मुस्कुराहट आ गई। राहुल ने सबके पैर छुए और मनीष और प्रीति से हाथ जोड़ करके नमस्ते किया। वहीं रागिनी ने भी सबके पैर छुए और अपने भैया और भाभी से गले मिली। तुम दोनों को एक साथ गाना गाते और नृत्य करते देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, शिखा ने कहा। रागिनी ने उसकी बात सुनकर के शर्माते हुए सर झुका लिया और राहुल भी झेंपते हुए अपने चाचा संजय से बात करने लगा। रागिनी ने मन में सोचा, आज कुछ भी हो इनसे अपने मन की बात कहनी पड़ेगी कि मैं भी इनसे प्यार करने लगी हूँ। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि शायद नील की तरफ से जो था वह एक आकर्षण था। सच्चा प्यार क्या होता है यह आपसे जाना है राहुल। अब मैं आपके प्यार के रंग में रंग जाना चाहती हूँ। संगीत का कार्यक्रम खत्म हो चुका था। लोगों की भीड़ में रागिनी को राहुल से अकेले में बात करने का समय नहीं मिल रहा था और राहुल भी बहुत व्यस्त था। रागिनी मन में, कोई बात नहीं, रात में जब सोने जाएंगे तब बात करेंगे, तब तो हम दोनों अकेले ही होंगे। अभी वह यह बात सोच ही रही थी कि तभी ज्योति रागिनी के पास आ करके वह मैं क्या कह रही थी कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो आज नीति और प्रीति भाभी और शिखा मामी तुम्हारे कमरे में सो जाएं। तुम्हारे कमरे में भी थोड़े से गद्दे लगवा देते हैं तो राहुल के साथ बाकी लोग भी सो जाएंगे, क्योंकि आज मेहमान बहुत ज्यादा हो गए हैं। रागिनी ने कहा, जी भाभी यह भी कोई कहने की बात है, जरूर गद्दे लगवा दीजिए। रागिनी ने मन में कहा, लो राहुल से अकेले में बात करने का मौका मिला, वह भी चला गया। वह थोड़ा सा निराश हो गई। रात में जब सब लोग सोने आए तो राहुल ने एक नजर रागिनी को देखा और रागिनी ने राहुल को। दोनों लोग चुपचाप अपनी अपनी जगह जा करके सो गए। अगली सुबह आज आरती का विवाह था तो घर में बहुत मस्ती चल रही थी। बहुत सारे मेहमानों के बीच में आज रागिनी और राहुल को आपस में बात करना संभव नहीं हो पा रहा था और दोनों ही अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे।
हाँ, पर दोनों ही एक दूसरे को चोरी चोरी देखने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। रागनी, या जेवर ले लो और इसको भी तुम पहन लेना, क्योंकि आज शाम को मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू बहुत सुंदर लगे। वैसे तो तुम हो बहुत सुंदर, पर आज उसकी सुंदरता और भी ज्यादा चार चांद लग जाने चाहिए। राहुल की बुआ, राहुल और अमित, तुम दोनों भी जा करके तैयार हो जाओ बेटा, बारात आने ही वाली है। अमित, हाँ माँ, बस जा रहे हैं। राहुल भी जी बुआ कह करके कमरे में तैयार होने चला जाता है। वहां पर उसकी निगाहें रागनी को ढूंढ रही होती हैं। नीति, अटैची में से कपड़े निकाल दो, मैं मुंह धो करके आ रहा हूँ। और चाची और तुम्हारी भाभी कहाँ हैं? राहुल ने पानी पीते हुए कहा। भैया, वह भाभी आरती को तैयार कर रही हैं। नीति ने अटैची से कपड़े निकालते हुए कहा। क्या रागनी आरती को तैयार कर रही है? राहुल आश्चर्य से बोला। हाँ, वह पार्लर वाली के यहाँ किसी की तबीयत खराब हो गई है तो पार्लर वाली और किसी को भेज रही थी। रागनी भाभी ने मना कर दिया और कहा कि वह खुद आरती को तैयार कर लेंगी। वैसे भैया, रागनी भाभी मुझे भी तैयार किया है, देखिए मस्त लग रही हूँ ना? नीति ने कहा। एकदम जोकर लग रही हो। यह कहते हुए वह वॉशरूम में चला गया। भैया, मैं बाहर जा रही हूँ, आपके कपड़े बेड पर निकाल करके रख दिए हैं। यह कह करके नीति चली जाती है। राहुल ने अपने कपड़े पहनने लगता है, तभी वहां रागनी आ जाती है। राहुल की नजर जैसे ही रागनी पर पड़ती है तो वह उसको एकटक देखने लगता है। गहरे नीले रंग की जरी बॉर्डर की साड़ी रागनी के रंग को और भी निखार रही थी। माथे पर मांग का टीका, गले में हार, मंगलसूत्र, कानों में झुमके, हाथों में भरी भरी चूड़ियां उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। राहुल की रागनी पर से नजर हट ही नहीं रही थी। अरे आप ही की है, जी भर करके देख लीजिएगा। रागनी, चलो आरती बुला रही है, उसका फाइनल टचअप कर दो। ज्योति ने कहा। जी भाभी, मैं बस वो यहाँ पर लिपस्टिक लेने आई थी, इसका सेट बहुत अच्छा है। यह कह करके रागनी एक नजर राहुल की ओर देखती है और चली जाती है। ज्योति, देवर जी, आपने बहुत ही सुंदर और सुशील बीबी पाई है। इसके आने से मेरा काम बहुत हल्का हो गया है। चलो अब जल्दी से तैयार होके बाहर आओ, बारात आने का समय हो गया है। रागनी की तारीफ सुनकर के राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगती है। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था। थोड़ी देर बाद बारात आती है। सभी लोग बारात का स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं। धूमधाम से जयमाला हो जाता है और भोजन के बाद फेरों का समय होता है। रागनी और राहुल सबके बीच में व्यस्त होते हुए भी एक दूसरे को चोरी चुपके देख रहे होते हैं। जब फेरों का समय आता है तो राहुल और रागनी को अपना विवाह याद आ जाता है, क्योंकि उनका विवाह जिन परिस्थितियों में हुआ था, दोनों के मन में उस समय इनका तनाव भी था कि उन्होंने विवाह की किसी भी रस्म पर ध्यान नहीं दिया था। फेरों के 7 वचनों को पंडित जी बोल रहे थे, वह आज रागनी राहुल बहुत ध्यान से सुन रहे थे। विवाह की महत्ता, 7 फेरों के वचन, मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, आज उनके महत्व के बारे में बहुत ध्यान से राहुल और रागनी सुन रहे थे। रागनी मन में, मैं पूरी कोशिश करूंगी विवाह के इन 7 वचनों का मान रख सकूं। राहुल मन में, अगर रागनी इस रिश्ते को अच्छे से निभाएगी तो मैं भी कोशिश करूंगा कि उसे एक मौका और दूं, पर शायद यह मौका आखिरी होगा। विवाह संपन्न हो चुका था, विदाई भी हो चुकी थी। आरती की विदाई के बाद सब इतना ज्यादा थक चुके थे कि जिसको जहां मिला जगह वहीं पर सो रहा था। शाम हो गई थी। रागनी और ज्योति दोनों मिल करके सभी के लिए चाय ले आई थी। सारे मेहमान विवाह संपन्न होने के बाद जा चुके थे। घर के कुछ खास लोग ही हाल में बैठे हुए थे। तभी राहुल के पास फोन आता है। राहुल फोन पर बात करते करते बाहर चला जाता है। चाची, हम लोगों को अब थोड़ी देर में निकलना होगा, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, राहुल ने अंदर जाते हुए कहा। राहुल की बुआ, इतनी जल्दी? अभी तो तुम लोगों के साथ कुछ समय भी नहीं बिता पाई, रागनी के साथ भी कुछ समय नहीं बिताया, विवाह के कार्य में सब इतना व्यस्त थे। राहुल ने कहा, हाँ तो बुआ आप सबको रोक लेना, पर मुझे जाने दीजिए बस, क्योंकि बहुत जरूरी काम है, मेरा जाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कल जाना वैसे आज, इसलिए हम सबको निकल जाने दो दीदी। आरती जब पग फेरे की रस्म के लिए आए तो उसके बाद उसको लेकर के घर आना। बुआ ने नम आंखों से सभी की विदाई करी। जाते समय उन्होंने रागनी को ढेर सारा आशीर्वाद और उपहार देते हुए कहा, दूधो नहाओ, पूतो फलो, हमेशा खुश रहो।
सभी लोग घर के लिए निकल चुके थे। कार में बैठे बैठे रागिनी सोच रही थी, यहाँ तो विवाह की व्यस्तता में मैं राहुल से अपने दिल की बात कह ना पाई, ना उस बात के लिए माफी मांग पाई, पर घर पर तो समय ही समय है। अब जरूर अपने दिल की बात उनसे कहूंगी। सुबह 5 बजे सभी लोग घर पहुंच चुके थे। सब रात भर के जगे हुए थे। सब अपने अपने कमरे में जा करके सो गए थे। राहुल अपने लैपटॉप पर काम करने लगा था और रागिनी भी बहुत ज्यादा थक गई थी, तो वह लेट करके सो गई। सुबह करीब 9 बजे रागिनी की नींद खुली तो उसने देखा बेड के दूसरे कोने पर राहुल नहीं है। उसे याद आया कि राहुल को आज जल्दी जाना था। वह नीचे आई तो देखा कि शिखा चाची चाय बना रही थी। गुड मॉर्निंग। सॉरी चाची, आप बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। और राहुल कहाँ है? रागिनी ने चाची के हाथ से चाय का भगोना लेते हुए कहा। शिखा चाची ने कहा, राहुल को बहुत जरूरी काम से ऑफिस जाना था, इसलिए वह सोया ही नहीं। वहां से आने के बाद बस चाय पी और निकल गया। यह बात सुनकर के रागिनी को थोड़ी निराशा हो गई। चाची कब तक आएंगे वह? रागिनी ने चाय छानते हुए कहा। शिखा, पता नहीं कितना समय लगेगा, उसका काम ही ऐसा है। कहो अभी 1 घंटा लग जाए और कहो 1 सप्ताह। शिखा की बात सुनकर के रागिनी ने मन में सोचा, आखिर ऐसा क्या काम है उनका? दोपहर का समय था। रागिनी ने सबको खाना खिलाने के बाद शिखा से कहा, चाची आप आराम कीजिए, मैं रसोई समेट दूंगी। शिखा रागिनी के मन की बेचैनी को समझ रही थी कि रागिनी अपने आप को काम में व्यस्त रखना चाहती है ताकि उसे राहुल की याद ना आए। वह ठीक है कह करके चली जाती है। तभी रागिनी के पास नीति आती है। रागिनी, नीति एक बात पूछूं? तुम तो जानती हो राहुल से मेरी लड़ाई चल रही है, इसलिए मैं उससे बात नहीं करती थी। उसके बाद जिस भी हालत में मेरी शादी हुई वह तो तुम जानती हो। क्या तुम बता सकती हो कि राहुल क्या काम करते हैं? नीति ने आश्चर्य से कहा, भाभी आपको सच में नहीं पता है कि भैया कहाँ काम करते हैं? रागिनी, नहीं नीति, सच में नहीं पता है। नीति, पर भाभी आपके पूरे परिवार को पता है और सबने भैया को बधाई भी दी थी। इसी खुशी में माँ ने आपके पूरे परिवार को डिनर पर भी बुलाया था। आपको छोड़ करके सभी लोग आए थे। आप शायद कहीं गई हुई थी। तभी रागिनी को याद आया कि उसकी माँ ने एक दिन उससे कहा तो था, रागिनी तुमको पता है राहुल के बारे में कुछ, उसकी नौकरी के बारे में? रागिनी, माँ मेरे सामने उस राहुल का नाम भी मत लो, और मैं नहीं जानना चाहती कि उसकी नौकरी के बारे में। वह चाहे कुछ भी हो करे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी उसकी एक क्लर्क से ज्यादा की औकात नहीं है। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, खड़ूस कहीं का। सीमा, पर बेटा मेरी पूरी बात तो सुन लो। अच्छा ठीक है, आज उनके यहाँ रात में शिखा ने डिनर पर बुलाया है, वहां तो चलोगी ना तुम? रागिनी मन में, ओ डिनर, मुझे तो नील के साथ पिक्चर देखने जाना है शाम को। सॉरी माँ, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है तो उसने मुझे बुलाया है। मैं फिर कभी शिखा चाची के यहाँ चली जाऊंगी, उसे बता दीजिएगा और आप लोग डिनर पर चले जाइएगा। सीमा ने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहती हो तो कोई बात ही नहीं है। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई? नीति ने आवाज लगाते हुए कहा। रागिनी नीति की आवाज सुनकर के वर्तमान में वापस आ गई। सॉरी नीति, माँ मुझे बता तो रही थी उस समय, पर मैं उस समय राहुल से बहुत नाराज थी, इसलिए उसके बारे में कोई रुचि नहीं दिखाई कि वह क्या काम करता है। और प्लीज अब तुम तो बता दो। नीति ने कहा, वह एसीपी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। रागिनी आश्चर्य से, क्या सच में? पर कब से? नीति, क्या भाभी आप भी? अब आप यह सब भैया से ही पता कर लीजिएगा कि वह कैसे एसीपी बने। और अब मैं चल रही हूँ, मुझे प्रोजेक्ट अब बहुत सारा काम करना है। यह कह करके वह चली जाती है। रागिनी मन में, काश मैं राहुल की अच्छाइयां पहले देख पाती। आज उनसे माफी मांग करके फिर अपने दिल की बात उनसे कहूंगी कि मैं सच में उनसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, फिर उनको बधाई भी दूंगी। रागिनी शाम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। घर के सारे काम निपटाने के बाद जब वह कमरे में आई तो उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसे बड़ा उलझा और थका हुआ सा लगा। उसने आईने के सामने खड़े हो करके अपने बाल संवारे और अपना चेहरा सही किया, लिपस्टिक लगाई। फिर उसकी नजर अपने कपड़ों पर गई। उसके सूट पर एक जगह हल्की सी हल्दी और चिकनाई का दाग लगा हुआ था। रागिनी ने अपनी अलमारी खोली और अपने कपड़े देखने लगे। उसकी नजर एक नीली रंग की साड़ी पर गई। नीली
नीला राहुल को बहुत पसंद था, यह बात रागिनी जानती थी। उसने वह साड़ी उठाई और अपने कपड़े बदलने लगी। साड़ी बदल करके उसने जब अपने आप को आईने में देखा तो खुद अपनी सुंदरता देख शर्मा गई। जब वह बहुत बेचैनी के साथ राहुल का इंतजार कर रही थी, उसकी एक निगाह उसकी घड़ी पर और एक दरवाजे पर थी। उसका समय काटे नहीं कट रहा था। कभी वह बिस्तर सही कर रही थी तो कभी फूलदान के फूल सही करती, तो कभी खिड़की पे खड़े होकर के बाहर गेट की ओर देखती। रात के 9 बज रहे थे। रागिनी खिड़की से बाहर देख रही थी कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। उसे बहुत खुशी होती है। वह दरवाजे पर देखती है तो नीति थी। अरे भाभी, कहीं जा रही हैं क्या आप? आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं, नीति ने खाना मेज पर रखते हुए कहा। राहुल की जगह नीति को देख करके रागिनी का खिला सा चेहरा मुरझा गया। अरे नीति, तुम खाना लेकर के क्यों आई? मैं आ जाती नीचे, रागिनी ने बुझे हुए मन से कहा। कोई बात नहीं भाभी, माँ ने कहा आप थक गई होंगी, भैया का भी खाना है इसमें, माँ भी थकी हैं तो वह भी जल्दी सो गई और मुझे भी कुछ प्रोजेक्ट का कुछ काम करना है तो मैं भी जा रही हूँ। भैया आते ही होंगे, उनका इंतजार करिए आप। बाय बाय, गुड नाइट भाभी। यह कह करके नीति भी चली जाती है। रागिनी इधर उधर चहलकदमी करती है और चहलकदमी करते हुए नींद में आ जाती है। वह वहीं बेड पर बैठे बैठे सो जाती है। इधर देर रात राहुल घर आता है और धीरे से दरवाजा खोल करके अपने कमरे में चला जाता है। उसके समय बेसमय आने के कारण घर की एक चाबी उसके पास भी होती है। राहुल कमरे के दरवाजे को धीरे से खोलता है तो उसकी नजर बिस्तर के एक कोने पर सोई हुई रागिनी पर जाता है। वह रागिनी को जैसे ही देखता है तो उसको एक नजर देखता ही रह जाता है। कमरे में पड़ती चांद की रोशनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उसके माथे पर उसके बालों की एक लट उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। नीले रंग की साड़ी उसके गोरे रंग को बहुत निखार रही थी। उसने मेज पर 2 प्लेट में खाना रखा देखा तो वह समझ गया कि रागिनी ने भी खाना नहीं खाया है और रागिनी उसका इंतजार कर रही थी। सॉरी रागिनी, मैं तुम्हें अभी कुछ बता नहीं सकता कि मेरा वहां जाना कितना जरूरी है। अभी तो मैं यह भी शेयर नहीं कर रहा हूं कि तुम मुझे अपने लायक समझती हो या नहीं, या सिर्फ 7 फेरों का बंधन निभा रही हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है या सिर्फ तुम अपना फर्ज निभा रही हो? मैं जानना चाहता हूं कि तुम अपना धर्म निभाने के लिए मेरा इंतजार कर रहा, मुझसे प्यार करती हो। अभी तो मुझे जाना होगा। वह तो मैं एक जरूरी फाइल लेने आया था। यह सोचते हुए उसने रागिनी के सर के नीचे तकिया लगाया और उसे चादर उड़ा दी। रागिनी बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए उसे आभास भी नहीं हुआ कि राहुल आया है। राहुल ने उसके माथे पर एक किस किया और अपनी फाइल उठाई और चला गया। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से और उसके चेहरे पर आती सूरज की किरणों से रागिनी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके ऊपर चादर थे और सर के नीचे तकिया लगी हुई थी। वह समझ गई कि राहुल आया था। वह झटके से उठी और वह चारों तरफ राहुल को देखने लगी। बालकनी, वॉशरूम, सब जगह देखने के बाद जब राहुल उसे कहीं नहीं दिखा तो वह समझ गई कि राहुल नीचे गया होगा। वह तेज कदमों के साथ नीचे की ओर जाने लगी तो उसकी नजर मेज पर रखी एक फ्लावर पॉट पर दबे एक कागज पर गई। उसने कांपते हाथों से वो कागज उठाया और दिल की तेज धड़कनों के साथ उसको पढ़ना शुरू किया। रागिनी, आपको मेरा इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही मेरे कारण भूखा रहने की आवश्यकता है। मेरा कुछ काम ऐसा है कि मेरा आने और जाने का समय निश्चित नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप 7 फेरों के बंधन के बोझ तले अपने फर्ज निभाएं। वैसे आप बहुत सुंदर लग रही हैं, जैसे हमेशा लगती हैं, पर शायद आपको मेरा तारीफ करना पसंद ना आए। नोट पढ़ करके रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने मन में कहा, राहुल, मैं 7 फेरों का बंधन का यह रिश्ता किसी बोझ तले नहीं निभा रही हूँ। मैं सच में आपसे प्यार करने लगी हूँ और अब हमसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।